नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। इसके पहले मैंने आपको डचों का आगमन पढ़ा दिया है और पुर्तगालियों के बारे में भी पढ़ा दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन और देखेंगे कि फ्रांसीसी शक्ति का भारत में विस्तार कैसे होता है। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन 16वीं-17वीं सदी में यूरोपीय देशों के मध्य पूर्वी देशों में व्यापारिक बस्तियां स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी। इस होड़ में शामिल होने से फ्रांस भी, यहाँ भी होगा, फ्रांस भी स्वयं को रोक नहीं पाया। पूर्वी देश, अब पूर्वी देश कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि भारत, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भी देश हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सब पूर्वी देश कहलाते हैं। तो पूर्वी देशों में स्थायित्व व विस्तार स्थापित करने हेतु भारत में व्यापारिक व सामरिक प्रभुत्व स्थापित करना अति महत्वपूर्ण था। अतः फ्रांसीसियों का भी भारत की ओर रुख करना अवश्यंभावी हो गया। फ्रांसीसियों के भारत आगमन और भारत में फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत भली प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में फ्रांसीसियों का क्रम अंतिम था। ये आपके किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं कि सबसे बाद में कौन सी कंपनी आई भारत में, तो फ्रांसीसी आए थे। यद्यपि 1611 में फ्रांसीसियों की पहली कंपनी स्थापित हुई थी तथा इसका एकमात्र उद्देश्य मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। देखिए, पहली कंपनी कब स्थापित हो गई थी? 1611 में, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका के पास है, मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना। परंतु कई कारणों से वह सफल ना हो सकी। अंत में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ये डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस का शासक कौन था उसमें? लुई 14वां, और लुई 14वें का मंत्री कौन था? कोलवर्ट। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, यानी फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, यानी सरकार का नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचने में सफल रहा। तो फ्रांसीसी भारत में कब आए? 1667 में। और 1668 ईस्वी में इस अभियान दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। पहला कारखाना फ्रांसीसी कंपनी ने कब स्थापित किया भारत में? 1668 में। और कहाँ? सूरत में। 1669 ईस्वी में, यानी एक वर्ष बाद, फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, यहाँ मसौली नहीं मसूलीपट्टनम होगा, मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक फैक्ट्री लगाई और फ्रांसिस मार्टिन को भारत में स्थित सूरत व मसूलीपट्टनम नामक बस्तियों का अध्यक्ष बनाया। तो फ्रांसिस मार्टिन को अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात याद रखिए। अब देखते हैं विस्तार कैसे हुआ भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार फ्रांसिस मार्टिन के कार्यभार ग्रहण करते ही प्रारंभ हो गया। उसने पद संभालते ही फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने तंजौर के शासक से मद्रास से लगभग 15 मील दक्षिण में स्थित एक स्थान प्राप्त किया और 1679 में वहां पांडिचेरी की स्थापना की। जो शीघ्र ही भारत में फ्रांसीसियों की बस्तियों का केंद्र बन गया। अतः फ्रांसिस मार्टिन भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक माना जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन का। इसी प्रकार बंगाल में भी फ्रांसीसियों ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690-92 ईस्वी में चंद्रनगर की प्रसिद्ध बस्ती की स्थापना की। इसी बीच डचों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। अतः 1593 ईस्वी में पांडिचेरी पर डचों ने अधिकार कर लिया। ये यहाँ पे 1693 होना चाहिए, इसको आप सही कर लीजिएगा। इस बस्ती पर 5 वर्षों तक डचों का अधिकार रहा
और सन 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिला। तो पौंडीचेरी पर डचों ने अधिकार कब किया था? देखिए, पौंडीचेरी की स्थापना एक प्रकार से की थी फ्रांसीसियों ने, लेकिन 1693 में अधिकार किसने कर लिया? डचों ने। और फिर 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। मार्टिन को पुनः इस बस्ती का गवर्नर बनाया गया और 1706 ईस्वी में मृत्यु तक मार्टिन ने पांडिचेरी को अत्यधिक शक्तिशाली व समृद्धशाली बना दिया और इस मामले में कलकत्ता भी उससे पीछे रह गया। 1706 से 1720 तक लगभग 14 वर्ष तक फ्रांसीसी कंपनी भारत में अधिक सफल नहीं रही, परंतु 1720 ईस्वी के पश्चात फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः प्रगति प्रारंभ की। 1720 से 1742 ईस्वी तक पौंडीचेरी के नए गवर्नर लिनायर और ड्यूमा के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने विशेष उन्नति की। इस काल में फ्रांसीसी कंपनियों ने मालाबार के तट पर माहे और ये देखिए माही या माहे इसको बोलते हैं, माहे कोरोमंडल तट पर धारिकल में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना रहा, परंतु 1742 ईस्वी के पश्चात वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपनाने लगे और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी शक्ति का अत्यधिक विस्तार हुआ। अंततः यही नीति आंग्ल फ्रांस संघर्ष का कारण भी बनी और फ्रांसीसी आधिपत्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। हम लोग किसी वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो भी युद्ध हुए हैं उन सबको हम किसी एक वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसी भारत में व्यापार के मुख्य उद्देश्य से आए थे। उन्हें प्रारंभ में ही काफ़ी सफलताएं मिली, तत्पश्चात असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वे अपना व्यापारिक विस्तार करने में कामयाब रहे। 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया और फ्रांसीसी साम्राज्यवादी बनने का प्रयास करने लगे। यहीं से फ्रांसीसी शक्ति का ह्रास होने प्रारंभ हो गया। अंततः अंग्रेजों के साथ संघर्ष के परिणामस्वरूप फ्रांसीसियों को अपना आधिपत्य छोड़ना पड़ा या अपने आधिपत्य से हाथ धोना पड़ा। तो हम लोग किसी वीडियो में बात कर लेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन कौन सा युद्ध हुआ और कैसे फ्रांसीसी पीछे रह गए और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो आज हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।